नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र से ही। जिस लाडली बहन योजना ने महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को जीत दिलाई, अब यही योजना सरकार की तिजोरी पर भारी पड़ रही है। पहले मिड डे मील से अंडे गायब हो गए और अब खबर है कि शिव भोजन जैसी कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसको बंद करने की तैयारी है। सबसे पहले आपको सिटी सेंटर शो में रौनक कुकड़े की विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार की शुरू की लाडली बहन योजना का साइड इफेक्ट अब दूसरी कल्याणकारी योजनाओं पर दिखने लगा है। खबर है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों से शिव भोजन योजना और आनंदाता सीधा योजना की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। शिव भोजन योजना का मकसद गरीबों और जरूरतमंदों को किफायती दरों में भोजन उपलब्ध कराना है। शिव भोजन योजना के केंद्र चलाने वाले इस खबर के बाद से सख्ते में हैं। मेरे पास ये योजना के लिए रोज़ 100 जन को मैं 10 रुपये में खाने को देता हूँ और फुल महाराष्ट्र में इसके 2 लाख लाभार्थी रोज़ खाना खाते हैं और 1860 केंद्र महाराष्ट्र में है और हमारे पुणे सिटी में 34 केंद्र है। अगर ये बंद होती है तो बहुत नुकसान होएगा, क्योंकि मेरी जो जगह है इधर की 90% लोग हैं वो सब MPSC UPSC पढ़ने के लिए आए हैं और उनके लिए 10 रुपये खाना बोलेगा तो बहुत एक वरदान जैसा है। हर केंद्र में कम से कम 3-4 आदमी काम करते हैं, खाना बनाते हैं, सर्व करते हैं। तो अगर टोटल देखा जाएगा तो 10-1 हज़ार लोगों की रोज़गार इमीडिएटली निकल जाएगी अगर केंद्र बनते। शिव भोजन योजना ही नहीं, आनंदाता सीधा योजना पर भी तलवार लटक रही है। इस योजना के तहत त्योहारों के मौके पर गरीबों को खाना बनाने के लिए जरूरत के सामान की किट मुहैया कराई जाती है। जानकारी के मुताबिक शिव भोजन योजना पर राज्य सरकार को 267 करोड़ रुपए का खर्च सालाना आता है। 10 रुपए सब्सिडी के रेट में 2 रोटी, सब्जी, दाल चावल परोसे जाते हैं। सूत्रों की माने तो लाडली बहन योजना की वजह से जो आर्थिक बोझा सरकार की तिजोरी पर पड़ रहा है उसे कम करने के लिए सरकार यह फैसला ले सकती है। राज्य के पूर्व मंत्री और सरकारी दल के विधायक छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री को खत लिखकर शिव भोजन योजना शुरू रखने की मांग की है। उधर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। शिव भोजन थाली महाविकास अघाड़ी की सरकार ने मजदूर गरीब जनता के लिए लाई थी, लेकिन महायुति सरकार को अब गरीबों को खाना देना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सरकार को अब उन लोगों से राजनीति में कुछ फायदा नहीं है। इससे पहले जिला परिषद के स्कूल में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले अंडे के लिए भी सीधे तौर पर पैसे देने से सरकार मना कर चुकी है। मुंबई से रौनक कुकड़े, NDTV इंडिया के लिए। और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले रफ्तार से बढ़ रहे हैं। मुंबई में किस तरह से व्हाट्सएप को हैक कर ठग लूट मचा रहे हैं, पारस दामा की इस रिपोर्ट में देखिए। आपके व्हाट्सएप पर भी अब हैकर्स की नजर है। वो आपका व्हाट्सएप हैक करते हैं और आपके परिचितों से आपके नाम पर पैसे मांगते हैं। पैसा मिल गया तो उनकी ठगी कामयाब। व्हाट्सएप ये एक ऐसा ऐप है जो आजकल हर कोई यूज़ करता है और व्हाट्सएप हैकिंग और उसके थ्रू ही पैसों की मांग करना किसी करीबी से, ये भी सामने आ रहा है। व्हाट्सएप के इस साइबर ठगी के कई तरीके हैं। ठग व्हाट्सएप एप्लीकेशन पर आपका मोबाइल नंबर डालते हैं, फिर 6 डिजिट का पासकोड हासिल करने के लिए वो किसी बहाने से आपको फोन करते हैं। अगर आपने ये दे दिया तो फिर आपका व्हाट्सएप उनके कब्जे में चला जाता है। सिटीजन्स को एक आध कॉल आ जाएगा अननोन मोबाइल फोन नंबर से और आपको पूछा जाएगा कि आपके सेल नंबर पे जस्ट एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, वो आप प्लीज़ हमें शेयर कीजिए। हम कहीं किसी संस्था से बात कर रहे हैं, आपका वो वेरिफिकेशन कोड हमारे लिए ज़रूरी है। और इस दरमियान उस पर भरोसा करके बहुत से लोग ये वेरिफिकेशन कोड शेयर करते हैं। जैसे ही वेरिफिकेशन कोड शेयर किया जाता है, आपके व्हाट्सएप का एक्सेस किसी और के पास चला जाता है। तरीके और भी हैं। साइबर ठग आपको फोन करते हैं और आपसे *21# के साथ अपना नंबर डायल करने को कहते हैं। आपने ये किया तो कॉल फॉरवर्ड का ऑप्शन उनके फोन तक पहुंच जाता है। इसके बाद आपका व्हाट्सएप फिर उनके नियंत्रण में आ जाता है। तो सतर्क रहें, किसी अनजान शख्स के किसी भी प्रलोभन या चेतावनी में ना आए। आपकी सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा सिक्योरिटी कोड है। मुंबई से कैमरामैन हिमांशु मंडल के साथ पारस दामा, NDTV इंडिया के लिए। भारत के जिन बड़े शहरों में लोग बड़ी संख्या में रोजगार पाने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां पर हाउसिंग क्राइसिस यानी कि आवास संकट पैदा हो रहे हैं।
टॉप 9 शहरों में ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीते 2 सालों में 1 करोड़ या उससे कम कीमत के जो घर हैं उसकी सप्लाई में 36% की कमी आई है। इन शहरों में मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहर शामिल हैं। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि समय रहते अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे आवास संकट पैदा होते हुए इन शहरों में नजर आ सकते हैं। दिखाते हैं आपको मुंबई से रिपोर्ट। 1 करोड़ या उससे कम कीमत के घर अब बड़े शहरों से गायब हो रहे हैं। एनएससी पर लिस्टेड रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट ने ऐसे सच से सामना करवाया है जो देश में हाउसिंग संकट बयां करता है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 सालों में मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई सहित भारत के ऐसे टॉप 9 शहरों में 1 करोड़ या कम कीमत के घरों की आपूर्ति में 36% की गिरावट आई है। हैदराबाद में पिछले 2 सालों में 1 करोड़ या कम कीमत के घरों की आपूर्ति 69% गिरकर 13,238 यूनिट्स पर आ गई। इसी अवधि के दौरान मुंबई में ऐसे घरों की सप्लाई 60% गिरकर 6,062 यूनिट्स पर पहुंच गई। एनसीआर में 45% गिरकर 2,672 यूनिट्स पर आ गई। इसी तरह से ठाणे में 36%, बेंगलुरु में 33%, पुणे में 32% और चेन्नई में 13% गिरावट आई है। आर्थिक राजधानी मुंबई के प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि महंगे शहरों में अब सस्ते घरों का सपना सिर्फ सरकार ही पूरा कर सकती है या ऊपर वाला। अब बिल्डरों के बस की ये बात नहीं। ये अफोर्डेबल हाउसिंग सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है या गॉड कर सकते हैं, बिल्डर्स कुछ नहीं कर सकते इसमें। मुंबई में हाँ ठीक, देखिए मुंबई का बायर क्यों उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। हम लोग ने अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन जो है ना, एक तो सरकार की डेफिनेशन है 45 लाख। अभी ये रिपोर्ट जो आप कह रही है वो 1 करोड़ का है, पर एक अफोर्डेबल हाउसिंग का बायर का एक्सपीरियंस ना अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब कोई घर खरीदता है उसके टिपिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। लोकेशन, प्रोडक्ट, प्राइस। अफोर्डेबल हाउसिंग कहाँ पे ज़्यादा चलता है? मुंबई में, जैसे आपने कहा इतने कॉस्ट है तो लोकेशन में तो बैठता ही नहीं है मुंबई में, तो उसको कहाँ पे जाना पड़ता है? वो जाता है बहुत दूर, अंबरनाथ, बदलापुर, न्यू बॉम्बे, वो पार्ट्स में। तो लोकेशन ख़राब है। प्रोडक्ट, बिल्डर्स का एक मॉडल हो गया है कि वो रेट्स को कम नहीं करते पर वे घर के साइज़ को कम कर देता है। तो फिर जब बायर देखता है कि इतना छोटा घर है, प्राइस बैठ रहा है पर लोकेशन नहीं बैठ रहा उसके लिए और प्रोडक्ट नहीं बैठ रहा, बहुत छोटा है उसके लिए, तो बोलता है मैं क्या करता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, खरीदता नहीं हूँ। जब थोड़ा और पैसा हो जाएगा ना तब मैं एक अच्छा सा घर लूँगा जो मेरी ज़रूरतें फुलफ़िल कर देता है। तो बायर ने भी उसको काफ़ी, मैं वो नहीं बोलूँगा ठोकर मार दिया, पर बायर्स को ये अफोर्डेबल हाउसिंग बैठा नहीं है, बोथ इन टर्म्स ऑफ साइज एज वेल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। प्रॉब्लम हो जाता है कि रियल एस्टेट मार्केट में ना, जब ये हवा बनती है ना तेज़ी की, मार्केट गर्म है गर्म है गर्म है, सब बिल्डर्स पीछे चल जाते हैं और जब वो जाते हैं सबको वही पार्सल ऑफ लैंड चाहिए, तो वो बहुत बिड करते हैं और लैंड के रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं। फिर वो बैठना कि लैंड का मेरा इतना खर्चा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतना है, क्या मैं फिर कस्टमर को फाइनली वो बेच सकता हूँ कि नहीं वो रेट पे, वो नहीं कर सकते। भारत की 8% आबादी टियर 1 शहरों में रहती है और अगले 5 सालों में ये संख्या तेजी से बढ़ेगी। चूंकि बड़ी आबादी नौकरियों की तलाश में इन शहरों की ओर रुख कर रही है, ऐसे में एक्सपर्ट्स के साथ साथ इस रिपोर्ट में भी माना गया है कि समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इस श्रेणी में घरों की सप्लाई में कमी से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे आवास संकट खड़े हो सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और इंदौर के डाक टिकट संग्रहकर्ताओं ने महाकुंभ मेले के समृद्ध इतिहास को दर्शाते हुए 100 से ज्यादा दुर्लभ डाक टिकटों और खास चीजों की झलक पेश की। दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश के इंदौर के 2 डाक टिकट संग्रहकर्ताओं ने प्रयागराज के महाकुंभ मेले और उज्जैन के सिंहस्थ मेले के इतिहास को समेटे हुए 100 से ज्यादा दुर्लभ टिकटों और विशेष आवरणों की झलक पेश की। महाकुंभ मेले से जुड़ी वस्तुओं का खास संग्रह रखने वाले ओम प्रकाश केडिया ने बचपन से ही इस धार्मिक समागम से जुड़े डाक टिकट इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उनके संग्रह में प्रयागराज में आयोजित 1977 के महाकुंभ मेले का एक विशेष पोस्ट कार्ड भी शामिल है। जब मैं 7-8 साल का था तब भी मैं अर्ध कुंभ में गया, प्रयागराज में गया था। उसके बाद 1965 में भी गया था मैं कुंभ में, इसलिए मेरे को कुंभ से काफ़ी इंटरेस्ट, शुरू से इंटरेस्ट रहा है। लेकिन इसके बारे में मटेरियल, फिलाटेलिक मटेरियल उपलब्ध नहीं है, इसके लिए फिर भी जो कुछ मिला मैंने उसको कलेक्शन में रखा है। उसमें क्या क्या चीज़ें आपके कलेक्शन में जो रेयर हैं बहुत? मेरे कलेक्शन में कवर्स हैं, फर्स्ट डे कवर हैं, माई स्टैम्प्स हैं, सिंगर्स पे जो इशू हुआ था। इसके अलावा
स्पेशल कवर्स हैं, बाजार कार्ड्स हैं। वहीं इंदौर के ही एक और संग्रहकर्ता आलोक खादीवाला के पास भी गुजरे बरसों में लगे महाकुंभ और सिंहस्थ मेलों को लेकर जारी डाक टिकट और विशेष आवरण है। हालांकि वे बताते हैं कि सबसे कीमती चीज 1906 के प्रयागराज महाकुंभ पर केंद्रित बाजार कार्ड है। 1906 में जब प्रयागराज कुंभ हुआ उस समय तो उसके कुछ बाजार कार्ड यहाँ पर आपको कलेक्शन में दिखाए हैं व्याल। उसके अलावा समय समय पर जैसे प्रयागराज में कुंभ हो रहा है व्याल 2025 में, तो अभी भी वहाँ पर स्पेशल कवर रिलीज़ हुए हैं। इसके पहले जब प्रयागराज में अर्ध कुंभ हुआ था 2019 में, उसमें भी स्पेशल कवर जारी हुए थे, वो भी है। और उसके पहले जो जितने कुंभ हुए हैं उसमें अधिकतर के स्पेशल कवर कलेक्शन में हैं। और 2019 में डाक टिकट और फर्स्ट डे कवर इशू हुआ था प्रयागराज का, वो भी कलेक्शन में है। दोनों लोगों के संग्रह में देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा यादगार के रूप में खरीदे जाने वाले प्राचीन सिक्के भी शामिल हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले का समापन 26 फरवरी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और भारतीय सिनेमा के कारोबार में डब की हुई फिल्मों का ही बोलबाला रहा। दिखाएंगे आपको क्या है पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो।